हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि अपवर्तन होता क्यों है और कैसे होता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि अपवर्तन का क्या नियम होता है, अपवर्तनांक पढ़ेंगे तथा अपवर्तन किसी माध्यम पर कैसे डिपेंड करता है और अपवर्तन वेलोसिटी, प्रकाश की वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करता है। तो चलिए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं कि अपवर्तनांक, अपवर्तन के नियम। ठीक, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है, डेंसर मीडियम एंड द रेयर मीडियम। देखिए, जो सघन माध्यम होता है, सघन माध्यम, ठीक, ये क्या होता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होता है, जिसमें दोनों मीडियम हमारा अलग अलग होता है। एक होता है, मान लेते हैं हमारा ये मीडियम वायु है और ये दूसरा मीडियम क्या है, हमारा जल है। ठीक, अब देखिए, अगर प्रकाश की किरण ऐसे आ रही, वायु मीडियम से आई, वायु मीडियम से जो हमारा सरफेस पर आपतित हुई, यहाँ से क्या होगी, ये अपने मार्ग से सीधे ना जा करके अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये अभिलंब की ओर इसलिए झुक जा रही क्योंकि यहाँ पर जो मीडियम है, ये हमारा मीडियम है, जल है। जो मीडियम क्या होता है, जल होता है, जल है, और ये मीडियम जल वायु से सघन है। इसीलिए तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक, जब प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, अगर दूसरा मीडियम, ये हमारा क्या है, मीडियम नंबर 2 है और ये माध्यम 1 है, अगर दूसरा मीडियम पहले मीडियम की तुलना में ज़्यादा सघन होगा तो क्या होगा कि जाने वाली प्रकाश की जो किरण होगी, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये क्या है, हमारा अभिलंब है। ठीक, अभिलंब है और ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है। ये अपवर्तित प्रकाश की किरण इधर से जा रहा था ये प्रकाश किरण, लेकिन इस वजह से ये झुका क्योंकि ये जल जो है इस वायु की तुलना में ज़्यादा सघन है। तो बेसिकली सघन माध्यम की परिभाषा हम ऐसे बनाएंगे, सिंपली ये कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, उस कंडीशन में वह माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम होगा। अगर यही प्रकाश की किरण, ठीक, ये जो हमारा अपवर्तित प्रकाश की किरण है, अगर ये अभिलंब से दूर हट जाती, इधर कहीं चले जाती, माना ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी, इस प्रकाश की किरण की बजाय ये जो अपवर्तित किरण है इधर कहीं चली जाती, तो हम कहते हैं कि ये जो दूसरा माध्यम है ये पहले माध्यम की अपेक्षा कम सघन है, तब ये क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। ठीक, लेकिन इस कंडीशन में हम देख रहे हैं हमारा जो जल मीडियम है वायु की तुलना में ज़्यादा सघन है। क्यों सघन है, क्योंकि जो अपवर्तित किरण है, ये क्या है, हमारा अपवर्तित किरण। ठीक, ये अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जा रही है। इससे हमें पता चला कि जल हमारा वायु की तुलना में ज़्यादा सघन है। दूसरी बात, अगर एक छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल ले लें हम, कि वायु और कांच का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा क्या है, मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम 2 मान लेते हैं कांच है। प्रकाश की किरण आई, अपवर्तित हुई, यहाँ से अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, कांच भी क्या होगा, ये प्रकाश की किरण फिर से ऐसे अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, जबकि इसको जाना चाहिए था ऐसे। इससे पता चला कि कांच भी क्या हुआ, वायु की तुलना में ज़्यादा सघन है, इसलिए कांच भी क्या हुआ, सघन माध्यम हुआ। सिमिलरली अगर हम जल और कांच की बात करें, तो जल और कांच की बात करें, ये हमारा जल है और यहाँ पर कांच मीडियम है। कांच क्या होता है, जल की तुलना में ज़्यादा सघन होता है, इसलिए वही प्रक्रिया यहाँ भी होगी, प्रकाश की किरण हो आएगी और अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, तो ये हुआ कि सघन माध्यम को समझने का एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने दिया कि अब अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो छोटा सा परिभाषा है, उसको हम लिख देते हैं कि जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है माध्यम, जिस माध्यम के लिए, तो वह माध्यम क्या कहलाता है, हमारा सघन माध्यम कहलाता है। ठीक, यदि अपवर्तित किरण अपवर्तन के पश्चात, ऐसे हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है या बेंड हो जाती है, झुक जाती है, तो उस माध्यम को
सघन माध्यम कहेंगे। सघन डेंसर मीडियम कहते हैं। जैसे वायु तथा जल। ठीक, प्रकाश की किरण ऐसे आई, प्रकाश की किरण को हमारा ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन इसका अपवर्तन हुआ और अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण हमारा अभिलंब की तरफ झुक गई। ठीक, तो ये क्या हुआ, हमारा अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण है। देखिए अपवर्तित किरण यहाँ पर जो है, तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ कि जल ज़्यादा सघन हुआ वायु की तुलना में। वायु की तुलना में जल हमारा ज़्यादा सघन हुआ। एक बात और है कि जो मीडियम ज़्यादा सघन होगा, ठीक, जो मीडियम ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश का अपवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब क्या हुआ कि उसका जो अपवर्तनांक होगा उतना ही ज़्यादा होगा। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो मीडियम ज़्यादा सघन होगा। ठीक, ये बात हम अभी आगे चल के देखेंगे। इसके पहले हम अगला टॉपिक देखते हैं कि बेरल माध्यम। सिमिलरली इसी प्रकार से हमारा बेरल माध्यम क्या होगा उसको देखिए आप लोग कि अगर अब देखिए सघन माध्यम में ये हो रहा था कि जो अपवर्तित प्रकाश की किरण थी वो अभिलंब की ओर झुक जा रही थी, लेकिन बेरल माध्यम में क्या होगा कि वही अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो उस मीडियम को क्या कहेंगे हम, विरल माध्यम या रेयर मीडियम कहेंगे। ठीक, विरल माध्यम इसको कहते हैं रेयर मीडियम। यदि अपवर्तित प्रकाश की किरण माध्यम अभिलंब से दूर हट जाती है तो उसको विरल माध्यम कहेंगे। विरल माध्यम कहते हैं। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जल है और एक दूसरा मीडियम है वायु है। प्रकाश की किरण अब की बार जल से वायु में जा रही है, तो ये क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हट जाएगा। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। ठीक, अभिलंब है और ये अपवर्तित प्रकाश की किरण है जो क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर अपवर्तित किरण है। देखिए जल से प्रकाश की किरण चली और चलने के पश्चात अपवर्तित सतह पर जब सतह पर टकराई और दूसरी मीडियम में वायु में गई तो प्रकाश की किरण क्या हो रही, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण इस अभिलंब से दूर चली गई। इससे क्या पता चला कि वायु हमारा क्या है, जल की तुलना में कम सघन है, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वायु हमारा विरल मीडियम है जल की तुलना में। ठीक, तो ये तो हुआ हमारा विरल माध्यम और सघन माध्यम। अब इसके बाद हम बता देते हैं कि देखिए यहाँ पर वायु की वेलोसिटी, यहाँ पर प्रकाश की वेलोसिटी क्या होगी, प्रकाश की जो वेग होता है वो विरल माध्यम में ज़्यादा तेज होता है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो कम होती है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मीडियम ज़्यादा होगा, हमने अभी बताया कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। मान लेते हैं कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक, मान लेते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक, मीडियम का अपवर्तनांक म्यू है। ठीक, ये हमारा क्या है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो प्रकाश की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मिनिमम होगा तो प्रकाश की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इस सब को हम अभी आगे चल के बताएंगे, बस अभी के लिए इतना याद रखिए। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये तो हुआ
बात सघन माध्यम और विरल माध्यम की बात होगी। दूसरी बात, हम जानते हैं कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है कि क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में, जब कभी हम जल ले लें या कभी कोई कांच ले लें या कोई और मीडियम, वायु मीडियम ले लेते हैं, तो इन सब में क्या होता है, प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। इसी वजह से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, अब प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा माध्यम होना चाहिए। दूसरी बात, प्रकाश की वेलोसिटी होनी चाहिए। प्रकाश की वेलोसिटी बदलती रहेगी तो उसका अपवर्तन होता रहेगा। ठीक, इसके बाद हम ये, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के वेग में भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होने की वजह से होता है, होने की वजह से होता है। ठीक, ये तो हुआ हमारा विरल माध्यम और सघन माध्यम तथा प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों, इस बात को हमने एक बार फिर से बताया। चलिए अब पढ़ते हैं कि अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम क्या होता है कि पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, देखिए अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि, अब देखिए दूसरा नियम ये कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, भाई अपवर्तन होने के लिए दो माध्यम जरूरी है। ठीक, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही, अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर विशेषली क्यों कहा जा रहा है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या मतलब साइन। ठीक, आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट या नियतांक होता है। नियतांक होता है। अपवर्तन का नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। यहाँ पर नियतांक आया है, इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नियतांक का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि कोई नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कोई नंबर, कांस्टेंट नंबर, कुछ भी कांस्टेंट आए। और यहाँ से एक बात और ध्यान दे सकते हैं आप लोग कि कहा गया है कि इसका जो अनुपात है,
साइन आई अपॉन साइन आर का, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या है हमारा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एक देखिए एक नंबर लेते हैं ना, मान लेते हैं 5 लिया आपने, ठीक, इसका कोई यूनिट है नहीं है। 7 लिया, 7 का कोई यूनिट है नहीं है, और ये सिर्फ क्या है एक कांस्टेंट है। 3 हमारा एक कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट है नहीं है। तो यहाँ से ये बात ध्यान देने वाली बात है कि जो ये नियतांक कह रहा है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ये नियतांक आ रहा है ये कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ, इसका रेशियो जो आ रहा है साइन आई अपान साइन आर का जो रेशियो आ रहा है इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये है क्या बेसिकली, इसी को क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं, इसके उस माध्यम का, किसका, हम जिस माध्यम के बारे में पढ़ रहे हैं उस माध्यम का क्या होता है, यही हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, यही म्यू इज इक्वल टू हमारा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू क्या है कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट होता है। इसी को हम लिख दे रहे हैं यहीं पर कांस्टेंट या नियतांक, नियतांक, ठीक। देखिए म्यू, जहाँ म्यू को क्या कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। हम ये बात आपको और बता रहे हैं अच्छे से, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे देखिए साइन आई, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लाइट होता है हमारा, लाइट 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे अगर हम बारी बारी कहें तो विवग्योर होता है, विवग्योर। ये हमारा लाइट कोई भी एक प्रकाश की किरण है, जैसे बल्ब से निकलने वाला प्रकाश की किरण है, सूर्य से आने वाली हमारी प्रकाश की किरण है, इन सब में 7 रंग मिलकर बने होते हैं। एक होता है, इसको क्या कहते हैं वायलेट होता है, जिसको बैगनी होता है, दूसरा इंडिगो, ठीक, इंडिगो होता है, ब्लू ग्रीन होता है, उसके बाद में येलो होता है, येलो के बाद में ऑरेंज होता है, और ऑरेंज के बाद में रेड होता है, ठीक। तो कोई प्रकाश की किरण हमारा अगर आ रही है, लाइट आ रही है, वो इन 7 कलर से मिलकर के बना होता है। और इन 7 कलर के ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्यों कहा गया है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है, हमने अभी आपको बताया है, ठीक। हमने क्या बताया कि अपवर्तन होता क्यों है, प्रकाश के वेग में अंतर के कारण, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, और लाइट जो होता है वो हमारा विवग्योर 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब ये 7 रंग की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो अलग अलग होती है। इन 7 रंगों में विवग्योर की बात अगर करें, ये इसको वेवलेंथ की टर्म में रखा गया है, विवग्योर, ठीक। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा वेवलेंथ है, इसमें लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बैगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। ये बात आप लोग नोट करते रहिए कहीं, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, ठीक। अब देखिए हमने अभी बताया कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो प्रकाश की चाल में अंतर के कारण से होता है, और दूरी और चाल के सूत्र से आप लोग जानते होंगे कि दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुणे समय, ठीक, चाल गुणे समय। चाल हमारा क्या है, वेलोसिटी है, प्रकाश की वेलोसिटी v है, और यहाँ पर टाइम t है, और दूरी कितना है, किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। लैम्डा हमारा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। अब देखिए हमने अभी कहा कि विवग्योर में अलग अलग रंगों की जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है, वो अलग अलग है, ठीक। यहाँ से देखिए लाल रंग की अगर बात करें, लाल रंग के लिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, लैम्डा मैक्सिमम v इंटू टी। अगर यहाँ से हम वेलोसिटी निकालें तो आएगा लैम्डा मैक्सिमम अपान टी, ठीक। इसकी वेलोसिटी लाल रंग की तरह जो वेग होता है कुछ अलग आएगा। सिमिलरली अगर v का बात करें हम, किसके लिए, बैगनी रंग के लिए बात करें, अगर बैगनी रंग के लिए बात करें तो इसका जो वेलोसिटी का चाल होगा, इस प्रकाश की किरण का जो वेग होगा वो कम होगा या कुछ अलग होगा। इसी प्रकार से नीले रंग का जो प्रकाश की चाल होगी कुछ अलग होगी, येलो रंग की जो प्रकाश की चाल होगी वो अलग होगी। तो जब इन सब का वेलोसिटी अलग अलग हो जा रहा है तो अपवर्तनांक भी तो अलग अलग होगा, क्योंकि अपवर्तन जो हो रहा है वो अपवर्तन सीधा सीधा किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर, ठीक।
लाइट के वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए, क्योंकि अगर हम केवल प्रकाश कह दें या केवल या एक ही या कह दें कि सभी प्रकाश के रंगों के लिए, तो एक ही मीडियम में सभी प्रकाश की किरणें आ जाएंगी उसी में, और उन सब में ये जो अपवर्तन होगा वो अलग हो जाएगा, उसी में एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी क्या क्या हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, और ये नियतांक हमारा क्या होता है, यूनिटलेस होता है। याद रखिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है माध्यम के अपवर्तनांक का। इसी म्यू को क्या कहा जाता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। आप लोगों अच्छे से इसको नोट कर लीजिए कि इसी वजह से कहा गया है कि एक रंग के प्रकाश के लिए, क्योंकि बेबिग्योर लाइट जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है और अलग अलग होता है। ठीक, इस रूल अपवर्तन के इस नियम को क्या करिए, नोट करिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब तो एक्स्ट्रा वैसे बताने के लिए हमने जानकारी के लिए बता दिया है, क्योंकि ये सब जानेंगे तभी हमारा बेसिक क्लियर होगा। म्यू क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, जो साइन आई अपान साइन आर होता है। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक, स्नेल्स लॉ भी कहलाता है। और म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखते हैं कि होता क्या है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। ठीक, हमने क्या पढ़ा, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में हमने 2 नियम पढ़ा। पहला कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तथा साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि यूनिट लेस होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक या माध्यम का अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, देखिए जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण वायु माध्यम से, ये याद रखा फार्मूला, ये फार्मूला आपको या परिभाषा आपको याद रखना होगा कि जब प्रकाश की किरण वायु माध्यम से किसी दूसरे अदर माध्यम में, चाहे वो जल हो या लाइट हो, जल हो या कांच हो या कोई और मीडियम हो, उस माध्यम में जाती है, तो वहाँ पर जो अपवर्तनांक कहलाता है, उस अपवर्तनांक को कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु तथा किसी अन्य माध्यम में होता है, तो उसे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कोई अदर मीडियम, निरपेक्ष अपवर्तन में जो पहला मीडियम होगा वो वायु को छोड़कर कोई और माध्यम नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए इस परिभाषा को हमें याद रखना होगा कि पहला मीडियम हमेशा क्या होना चाहिए, वायु होना चाहिए। दूसरा मीडियम जल ले सकते हैं, कांच ले लें, जो मन करे वो ले लें, इससे कोई इफेक्ट दूसरे मीडियम से नहीं पड़ता है। लेकिन पहला मीडियम हमेशा 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 के लिए क्या होना चाहिए, वायु होना चाहिए। वायु हमारा क्या है, बेसिकली कह सकते हैं कि सापेक्ष, वायु के सापेक्ष ही इसमें अपवर्तनांक निकाला गया है कि, और इसी को क्या कह दिया गया है, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, प्रकाश की किरण आई जल में प्रवेश की, इसलिए यह क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। इसको ऐसे जाना चाहिए था। ठीक, देख रहे हैं इस प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, इस तरफ से झुक गया।
यहाँ पर हम जानते हैं को एंगल आर है और ये क्या है, एंगल आई है। हमने अभी क्या कहा कि जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं उसे n से प्रदर्शित करते हैं, जबकि इससे पहले हम कहे थे कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर होता है। ठीक, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये क्या होता है, अपवर्तनांक का बेसिक फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपान साइन आर। और इस n को अब देखिए n किसके किसके बीच में है, n हमारा यहाँ पर अपवर्तन किसके किस मीडियम के बीच में हो जा रहा है, वायु मीडियम के बीच हो रहा है और जल मीडियम के बीच होता है। तो इस अपवर्तनांक को लिखने का एक और तरीका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ANW, ठीक, ANW इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अगर यहाँ पर जल की बजाय कोई और मीडियम होता तो यहाँ पर W की बजाय जो भी आता ANG, अगर ग्लास मान लेते हैं यहाँ पर कांच होता तो कांच की जगह पर क्या आ जाता, G आ जाता। या इसी को एक तरीका से और लिख सकते हैं कि NWA और इसी को यहाँ से NGA। ये सब बस केवल लिखने का तरीका है, इसका पढ़ा कैसे जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर N2 देखिए यहाँ पर हमारा जो n का फार्मूला था, n या म्यू का फार्मूला था, एक मीडियम से दूसरे माध्यम में हो रहा था, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में हो रहा था। ठीक, तो μ21 इसको लिखने का सही तरीका ये है, μ21 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। μ21 को क्या पढ़ा जाता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखे हैं ANW मतलब वायु के सापेक्ष, A मतलब एयर, W मतलब वाटर। देखिए प्रकाश की किरण वायु से चल करके वाटर में आ रही है, तो ANW हुआ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक का फार्मूला साइन आई अपान साइन आर। ये तो बेसिक फार्मूला स्नेल लॉ से आया है। ठीक, ये सब आप सब जानते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर जो होगा, अगर कोई और मीडियम आ जाए, जब वायु से दूसरे माध्यम में हो रहा है, तो वहाँ पर लिखेंगे ANG, केवल दूसरे टर्म को जो हमारा n के किस तरफ जस्ट बगल राइट साइड लिखा होगा उसको बदल देंगे, साइन को बनाने के लिए ANG हो जाएगा, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक मतलब कांच का अपवर्तनांक। इसी को इस तरह से लिखा जाएगा GNGA, अर्थात पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक। मतलब क्या हुआ, पहला मीडियम यहाँ पर क्या है, हवा है, दूसरा मीडियम क्या है, जल है, जल है या कांच है, मान लेते हैं कुछ भी हो, तो हवा के सापेक्ष जल का या कांच का अपवर्तनांक N21 इज इक्वल टू पहले मीडियम के सापेक्ष दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, वरना न्यूमेरिकल्स नहीं लग पाएगा, गलत हो जाएगा तुरंत। इसलिए हम बार बार इसको बता रहे हैं। अगर कहीं N21 इस तरह से लिखा गया तो इसको पढ़ा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। चलिए इस पॉइंट को हम लिखवा देते हैं जिससे याद रहे आप लोगों को। ठीक, ये तो हमारा बताया था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं साइन आई अपान साइन आर। यहाँ पर जल हमारा है, पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है। जब भी प्रकाश की किरण वायु से किसी और माध्यम में जाएगी तो वहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक आएगा। लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण है, उसका अपवर्तन पहले माध्यम में वायु को छोड़कर कोई और माध्यम है, जैसे जल है पहला माध्यम, दूसरा माध्यम कांच है, तो वहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक नहीं होगा, वहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। चलिए सबसे पहले हम इसको बता देते हैं कि लिखते कैसे हैं। इसको हम पढ़ते, ये क्या नाम है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को और सापेक्ष अपवर्तनांक को। उसके बाद हम सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे। म्यू AN इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, साइन आई अपान साइन आर। ये तो हो गया हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए अब पढ़ते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट हेडिंग है सापेक्ष
अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने अभी आप लोगों को क्या समझाया था कि जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से ना होकर किसी और माध्यम से होगा, जैसे ये हमारा सरफेस है और यहाँ पर कोई और मीडियम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं क्या, हमारा जल ले लेते हैं, ठीक। दूसरा मीडियम क्या लेते हैं, कांच ले लेते हैं, माध्यम 2, माध्यम 1। अब प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से हो रहा है, ये हमारा क्या है, ठीक, अभिलंब है। प्रकाश का अपवर्तन जल से कहाँ हो रहा है, कांच में हो रहा है। कांच हमारा क्या होता है, जल की तुलना में ज़्यादा सघन होता है। जो कांच का अपवर्तनांक म्यू होता है, म्यू ग्लास का अपवर्तनांक इज ग्रेटर देन म्यू वाटर, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा, जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन जल से कांच में होगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। अभिलंब की ओर क्यों झुकेगा, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कांच जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है। हमने अभी बताया था जब सघन माध्यम पढ़ा रहे थे कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाती है। कांच हमारा क्या है, ये माध्यम 2 की बात कर रहे हैं। कांच क्या है हमारा, जल से ज़्यादा सघन है, इसलिए क्या हुआ, हमारा बेंड हो गया किसकी तरफ, अभिलंब की ओर। ये हमारा क्या एंगल आर और दिस इज द एंगल आई। हमको अब ज्ञात करना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा इस पूरे सिस्टम का, जब प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वायु नहीं है। अगर वायु होता तो क्या हो जाता, अगर वायु होता तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाता। इसीलिए इसका जो हमारा साइन होगा जिससे हम डिनोट करेंगे वो लिखेंगे यन, तो हमारा सिंपली क्या होता है, अपवर्तन को बताता है। प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम से किस माध्यम में हो रहा है, प्रकाश की किरण जल से होकर के कांच में जा रही है। सबसे पहले कहाँ से जा रही है, जल से जा रही है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जल लिखेंगे। दूसरा मीडियम में कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, इसलिए यानी कि दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया, ग्लास, जी लिख दिया, ठीक। अब ये पूरा अपवर्तनांक हो गया इस पूरे सिस्टम का, जो बता रहा है जल और कांच का अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तनांक हो रहा है। WNG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर, ठीक। इसी को दूसरे वे में हम डिनोट कर सकते हैं NGW, ठीक। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आई अपान साइन आर, ठीक। आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण। साइन आई क्या है, आपतन कोण की ज्या है, तथा दूसरा क्या है, आर क्या है, ये अपवर्तन कोण ज्या है, ठीक। तो और ये पूरा सिस्टम हमारा क्या हो गया, अपवर्तनांक NGW इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ये क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। NGW जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा WNG। पढ़ा कैसे जाएगा हम बता दें आपको, जल के सापेक्ष कांच का सही से लिखते हैं अपवर्तनांक, ठीक। यही बात हम वहाँ पर बता रहे थे पिछले वाले टॉपिक में, जब हम निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको पढ़ा रहे थे कि N21, इसी को N21 मान लेते हैं। यह देखिए हमने इसको माना था दूसरा मीडियम और इसको माना था पहला मीडियम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम कि N21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N21 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष, ऐसे पढ़ेंगे इसको, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। इसको चाहे N21 से लिखें या 1N2
देखिए इस सिमिलरली इसी वे का है, पहला माध्यम क्या है W है, दूसरा माध्यम कांच है, तीसरा प्रोसेस इसको इसी से लिख सकते हैं WNGW। ये सब क्या है, बस केवल डिनोशन है कि कैसे कैसे हम इसको डिनोट करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सापेक्ष है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसका एक फार्मूला जो वेलोसिटी के टर्म में अपवर्तनांक का फार्मूला था उसको देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।